आज काफी कुछ करेंगे वेक्टर्स में, ठीक है भाई। यस सर। अब देख, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द चैप्टर नेम। तो हेडिंग डालेंगे मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन को पढ़ने के लिए, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन पढ़ने के लिए तुझे पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है मैथमेटिक्स का एक जबरदस्त टॉपिक, वेक्टर्स। जब मैंने कहा स्पेलिंग सही है वेक्टर्स की, VECTORS सही होगा ना, ये होगा वेक्टर। वेक्टर भाई साहब, वेक्टर भाई साहब, जब मैं आपने ध्यान दिया तो मैंने स्टेटमेंट दिया कि इट इज अ चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नॉट फिजिक्स। पूरा का पूरा मैथ्स में है। मेरे ख्याल से क्लास 11th में तो नहीं है, पर क्लास 12th में वेक्टर्स थोड़ा बहुत आपके कोर्स में है। ओके, क्लास 12th में वेक्टर्स या स्केलर्स, जैसे आप समझ जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसे कहानी पूरी पढ़ी हुई है, आप लोगों ने सुनी भी हुई है कहानी, पढ़ी हुई है कहानी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, पढ़ रखा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो एग्जैक्टली जब आपने सर ये स्टेटमेंट दिया कि वेक्टर मैथ्स का टॉपिक है, तो गले से उतरा नहीं। जब आप फिजिक्स में डिफाइन करते हो एनीथिंग व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली स्केलर, anything which has magnitude as well as direction is वेक्टर। यह कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। एनीथिंग आज सर आज तक तो यही पढ़ते आए, एनीथिंग व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या आज तक यही कहानी बार बार बोली गई है? यस सर। यस सर। यस सर। हमने कहा यार बड़ी दिक्कत है, तो आज ये सर बोल रहे कि नहीं ये कंप्लीट कहानी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने केवल वेक्टर को कहते ना ऊपर ऊपर देखा था, हल्का फुल्का। आज हम उसके कहते ना लेयर्स को एक एक करके उधेड़ेंगे और सही से पढ़ेंगे। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। नो सर। नो सर। अगर मैं बात करूं तो उसका CCP मैं लिखवाता हूं कि नहीं लिखवाता हूं आप लोग को? यस सर। करेंट चैप्टर प्लान, हर चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आई विल ऑलवेज राइट CCP। इस पूरे चैप्टर में मुझे क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले हमें आना चाहिए वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमें क्या क्या आना चाहिए? हमें डेफिनेशंस आनी चाहिए। अरे बोलो यस सर। डेफिनेशन। यस सर। हमें आना चाहिए रिप्रेजेंटेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हमें आना चाहिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हमें आना चाहिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बेटा जब मैं ये लिखवा रहा हूं इसका मतलब है आपकी कॉपी में CCP बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। CCP का फुल फॉर्म करेंट चैप्टर प्लान, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये प्लेन तो एरोप्लेन वाला प्लेन हुआ ना? हाँ, प्लेन एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं हुआ, PLANE नहीं होगा, फिर क्या होगा? IN नहीं होना चाहिए शायद सर, मैं पक्का नहीं हूँ फिलहाल। PLAIN नहीं होता, वो प्लेन अलग चीज है, ये प्लेन अलग चीज है। वेक्टर मोशन इन अ प्लेन PLAIN नहीं होता बेटा। प्लेन का मतलब है 2D स्पेस, यहां लिख ले 2D स्पेस, ठीक है। और तू जो प्लेन कह रहा है वो एक प्लेन चीज की जगह को बोलते हैं PLAIN, ठीक है भाई। ठीक है सर। तो भाई साहब दोनों में अंतर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जो कहानी बता रहा हूं उसका नाम है CCP। क्या तुम्हें एक CCP पहले लिखवाया था काइनेमेटिक्स में? यस सर। कभी टाइम निकाल के उस CCP को देख लिया करो, सब कुछ बता दिया है टीचर ने या मास्टर, कुछ भूल गया है? अगर भूल गया है तो याद दिला देना मुझे, ठीक है भाई। सर कुछ बच्चे ऐड होने के लिए कह रहे हैं। कहां पर ऐड होने के लिए कह रहे हैं? मैं तो सब कुछ ऐड कर चुका हूं। 51 पार्टिसिपेंट। अच्छा मुझे वेटिंग रूम दिख ही नहीं रहा है, सॉरी एक सेकंड यार, सॉरी कैसे दिखेगा यार, बड़ा फर्जी वाला है। मैं देख ही रहा हूँ, बहुत गाली खाऊंगा मैं भाभी से नीचे। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, छोड़ छाड़ ग्रुप क्यों भागे रहते हैं पूरे टाइम? सब आ गए अब? हाँ ओके। तो वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ना है भाई, थोड़ा एकदम एक सांस में बोलना आना चाहिए। वेक्टर में क्या क्या पढ़ना है? डेफिनेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर देखने में कैसा लगता है भाई, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, फिर एंगल बिटवीन वेक्टर, और यहां पर लगाएंगे स्टार। क्या मैं CCP में आपको बता देता हूं कि क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना?
Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहीं लिख लो अपने हिंदी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर हमें पढ़ना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का भी बाप, जिसका नाम है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन के भी दो लॉ, आपको 3 लॉ पढ़ने हैं भाई साहब। एक पढ़ना है ट्रायंगल लॉ, एक पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ, और एक पढ़ना है पॉलीगन लॉ। याद रह पाएगा? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ, ये 3 लॉज आपको वेक्टर एडिशन में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। अब एक बात, सर आपने जो बताया था कि एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, बताया था पहले बचपन में, चौथी क्लास में। यस सर। Yes, sir. ध्यान से सुनना। मान लो भैया ये आया 5 एम्पियर का करंट। करंट जानते हो ना, करंट 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो यहाँ गया 2 एम्पियर का करंट, तो यहाँ कितना जाएगा? सर 3 एम्पियर, सॉरी सर 7 एम्पियर। सर 3 एम्पियर। 5 3 वहां गया, 2 वहां गया, तो 3 यहाँ जाएगा। रॉकेट साइंस तो नहीं है, या है? या है? अरे 5 आया, 3 2 वहां गया, तो बचा कितना? 3 यहाँ गया। क्या बात सर। इस बात को अब एक आ जाता फर्जी वाला है, इस बात को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिए क्या चेंज कर रहा हूं। इसे किया कॉपी, कहाँ जाएगा कॉपी होगा, हाँ ऐसे किया कॉपी, यहाँ लाया इसको। हम ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। और ध्यान सुनना, इसको मिटा साले, ध्यान सुनना। ए और भाई साहब, ए और भाई साहब 3 एम्पियर। मैंने क्या 3 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ था पहले भी, और यहाँ पे लिखा है 3 एम्पियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. क्या ऊपर जो आंसर आया वो 2 ही आया, कुछ और आया? अब सर 8 एम्पियर। अब समझ, 5 यहां से आया, 3 यहां से आया। अब इस यहां जाना ही पड़ेगा कहीं और, तीसरे में कितना जाएगा? 8। तो सर एक बात नहीं समझ आई कि भाई साहब क्या ये वायर में करंट यहां जाए कि यहां जाए, इससे पूरे के पूरे सर्किट पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? Yes, sir. यस। और अगर मैं आपसे बोलूं इस वायर को ऐसे फर्जी, इस वायर को मैं ऐसे पकड़ लूं, ऐसे पकड़ ले भाई, और इस वायर को ऐसे मोड़ दूं और फिर ऐसे रख दूं, एंगल में एंगल चेंज कर दिया मैंने, क्या करंट की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नो No, सर। sir. नो सर। सर ये तो समझ में आ गया कि ये सिंपल एडिशन है। 3 + 2 = 5, 5 = 2 + 3। सही बात? यस सर। Yes, sir. सिंपल एडिशन है, लेकिन क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? Yes, sir. जो सर जो करंट लिखे हो ना सामने, इट हैज डायरेक्शन, इट हैज मैग्नीट्यूड, बट इट इज स्टिल अ स्केलर क्वांटिटी। तुम्हें क्या लगता है, क्या डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. क्या मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? Yes, sir. तो क्लास 11th के बच्चों के लिए, अबे तुम क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए ये कहानी कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इज अ ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ये केवल 11वीं और 12वीं का बच्चा, अगर कोई 11वीं या 12वीं के बच्चे से पूछ ले भैया करंट का है स्केलर की वेक्टर, तो क्या बोलेगा बच्चा? स्केलर। सर यार स्केलर कैसे सर? डायरेक्शन है यार, मैग्नीट्यूड है, पर स्केलर कैसे? है ना सर, यही क्वेश्चन है आपका? यस सर। यस भाई Yes, sir. बात तो सही बोल रहा मैं कि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट स्केलर बोल रहा हूं मैं। लेकिन बार बार ये बोल रहा हूं कि केवल 11th और 12th का बच्चा बोलेगा। अगर बीटेक सेकंड ईयर का बच्चा आगे बोले करंट इज स्केलर क्वांटिटी, तो उसको गिरा के मारना चाहिए, वो गलत बोल रहा है। उसको पढ़ा दिया गया है कि करंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज समथिंग एल्स, बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी आल्सो। टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बंदे के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Magnitude. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। इन दो से काम तो चलता नहीं है। अगर चलता तो करंट भी स्केलर क्वांटिटी होती, वेक्टर क्वांटिटी होती। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर।
तीसरा कौन है? तुम्हारे स्कूल में पढ़ा दिया गया है, जिनके स्कूल में वेक्टर पढ़ाया गया है, सोनाली? ओबे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। यस, इस भाई साहब को वेक्टर बनने के लिए उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, साथ में ये जो लॉ है, जो सुंदर सा लॉ है, ये फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो नहीं करता तो वेक्टर वेक्टर नहीं है। और ऐसे स्केलर क्वांटिटी जिनको क्लास 11th में पढ़ते हैं, ऐसे स्केलर क्वांटिटी कैन बी से द करंट इज टेंसर क्वांटिटी। अरे भाई साहब खुशी, ये तो मैं तेरे को पढ़ा रखा है, मुझे बता रही है तू? है खुशी, ये तो 10th में सर वो जो आपने फोर्स का बताया था ना, परपेंडिकुलर का, करंट का नहीं बताया था। कैसी फर्जी है। क्लास 10th में जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहा था, तब भी एग्जांपल दिया था और बोला था करंट इज ओनली अ स्केलर क्वांटिटी अप टू क्लास 12th। इट इज बेसिकली अ टेंसर क्वांटिटी। जब बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ोगे इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी है ये? टेंसर, स्केलर वेक्टर टेंसर। ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, पर बोले साला हम तो फॉलो नहीं करते। क्या नहीं फॉलो करते? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो क्लास 12 तक तो उनका नाम स्केलर रखा गया, लेकिन 12th के बाद उनका नया नाम पढ़ा जाएगा टेंसर। टेंसर बोलना एक नई फील्ड खोल देता है मैथ्स में, जिनके बारे में अभी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये टेंसर होते हैं। कोई बड़ा आपसे पूछे तो टेंसर होते हैं, लेकिन कोई क्लास लेवल तक पूछे तो क्या होते हैं? स्केलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, याद भी रहेगी? यस सर। यस सर। फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बाद वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो बात एक ही है। व्हेन आई से a प्लस बी एडिशन है, तो क्या a प्लस माइनस बी सब्ट्रैक्शन है? यस सर। यस सर। I will not teach you वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये बकवास बात है। मैं तेरे को एडिशन ऐसा पढ़ाऊंगा कि तू वेक्टर सब्ट्रैक्शन अपने आप कर लेगा। फिर जानदार शानदार लोगों में शुरुआत होगी, जिसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन भी बड़े चमत्कारी हैं। मान लो एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। ध्यान देना, वेक्टर लिखने का तरीका है। अगर केवल a लिखा है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। a के ऊपर अगर एरो लिखा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब ना वेक्टर बड़े चमत्कारी लोग हैं। बोलते हैं कभी तो हम मल्टीप्लाई होकर के स्केलर बना देते हैं और कभी हम मल्टीप्लाई होकर के वेक्टर बना देते हैं। हमने कहा अच्छा, यानी कि देखो, मैं कई बार ऐसा दिखाऊंगा जहां पर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे और स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, तो उसे बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसे? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। याद रह पाएगा? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बोलो, तुम भी बोलो, सारे बोलो। यस सर। जोर से बोलो। यस सर। यस यस सर। फिर आया एक, अबे कहां गया? फिर आया एक क्रॉस बी। सर यार एक गलत बात है, आपने डॉट प्रोडक्ट तो बोला, एग्जाम्पल नहीं बताया। वर्क जो वर्क होता है, बचपन में पढ़ा है 9th क्लास में, एक्सक्यूज मी सर। इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ बच्चे? सर ये जो 5 एम्पियर 3 एम्पियर से जो 8 एम्पियर वाला एग्जांपल था, जिसमें डायरेक्शन बाहर को किया अंदर को भी तो हो सकती है। मैं फिर से बोला, 8 एम्पियर की डायरेक्शन कितनी है? सर एरो बाहर को बनाई हुई है, अंदर को भी तो हो सकती है। ये एरो इधर आ जाए? यस सर। हाँ, नहीं हो सकती है। इसके लिए तू पढ़ेगा किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ये तो तू बाद में पढ़ेगा, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना, दो करंट इज लाइक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई? जब दो डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वापस तो वहां नहीं जा सकते ना, तो कहीं और ही जाना पड़ेगा उन्हें। तो जंक्शन पे करंट अगर यहां पर भी ये आने लगा ना, तो जंक्शन पे करंट स्टोर होना चालू हो जाएगा। जंक्शन का मतलब है जहां दो से ज्यादा वायर जुड़े हैं उसे जंक्शन बोलते हैं। तो क्या जंक्शन पे तीनों डायरेक्शन से अगर करंट आया तो यहाँ पर करंट स्टोर होना चालू हो जाएगा? यस सर। Which is not possible. You cannot store current. You can never store current. You generally store charge. तो बेटा इसके लिए एक नया लॉ आएगा कि जंक्शन पे नेट करंट हमेशा 0 होता है, यानी जितना आया उतना जाएगा ही जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। इसको लिख ले कहीं पर, जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ होता है। वैसे तो ये सब पढ़ोगे क्लास 12th में, छोड़ दो। तो भैया a क्रॉस b और a डॉट b के बारे में बात कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन करने पर दो वेक्टर को अगर स्केलर आ जाए तो बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। याद रह पाएगा? यस सर।
क्लासिकल एग्जांपल इज वर्क. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है. दो वेक्टर ने मिलकर के वर्क बनाया जो स्केलर क्वांटिटी है, तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट. लेकिन अगर दो मिलकर के बोले हम तो वेक्टर बनाएंगे, हम तो वेक्टर बनाएंगे, तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं. इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी है, ये कहानी क्लास 12th वाले देखना, जिस दिन मैं ये पढ़ाऊंगा तो सारे क्लास 12th वाले प्रकट हो जाएंगे. कारण है कि ये वो कहानी है जो जिसको आती है उसका क्लास 12th आराम से निकल जाता है, जिसको नहीं आती है उसको क्लास 12th में रटना बहुत पड़ता है. तो क्या हमें ये डिटेल में आना चाहिए, जबरदस्त तरीके से आना चाहिए? Yes, Even sir. though you will again have a choice in class 12 to repeat this class with me, क्योंकि ऑनलाइन तो चलती रहेंगी और मैं अलाउ कर दूंगा उस समय भी. लेकिन यार क्लास 12 में रिवीजन करना चाहिए. और ऐसा नहीं होगा कि मैं जो आज इस साल पढ़ा रहा हूँ वही चीज अगले साल पढ़ाऊंगा. डेफिनेशन तो वही पढ़ाऊंगा, बट क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं होंगे. क्लैरिटी इस बात की? Yes, Sir. sir. हाँ. Yes, sir. सर सेम तो दोनों ही है ना, मल्टीप्लाई तो दोनों में ही होगा, तो फिर डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस इज द रिजल्टेंट. दो वेक्टर, मैंने कहा ना चमत्कारी टाइप के वेक्टर्स होते हैं, जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो कई बार स्केलर बना देते हैं. जैसे वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. आई होप यू नो दैट. यस सर. Yes, sir. लेकिन तो ये मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं कभी भी, क्या बेटा, वर्क मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं ये पूछ रहे हैं? इससे भी स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा? मैथमेटिकली करेंगे यार, चिंता कर रहा है. मैथमेटिकली वी विल इलैबोरेट दीस थिंग्स एंड विल अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज कब आएगी. परेशान मत हो, इसकी पूरी मैथमेटिक्स है, इसके पीछे लंबे लंबे फॉर्मुलेज हैं. वो फॉर्मुलेज मैं तेरे को बेसिक से शुरू करके इवेंचुअली बड़ा करके बताऊंगा. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट जब होगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर आएगा. जैसे कि एग्जांपल है टॉर्क का. कभी टॉर्क के बारे में नाम सुना है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर मुझे ये हाथ तुम्हारी तरफ घुमाना है तो फोर्स लगा के काम चल जाएगा. हाँ, अगर कोई बंदा मेरा हाथ ले ऐसे घुमाए तो ये घूम जाएगा नहीं घूम जाएगा यहाँ पर? Yes, Yes, sir. यस sir. सर. अगर वही हाथ यहाँ से घुमाने की कोशिश करे तो मुश्किल होगी थोड़ी सी. जैसे मैंने Yes, sir. दरवाजे का एग्जांपल मैंने दे रखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में. Yes, sir. दिया था. Yes, sir. यस सर. भाई साहब, R इज डिस्प्लेसमेंट, F इज डिस्प्लेसमेंट, बट इन दोनों का प्रोडक्ट इस बार वर्क नहीं बना रहा, इस बार एक अलग चीज बना रहा है जिसको बोलते हैं टॉर्क, व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. तुम बोलोगे सर यार दोनों है तो सेम ही. अभी अनन्या ने बोला था या किसी ने बोला था मुझे, सर है तो दोनों सेम ही है ना. लेकिन यस सर. इसकी यूनिट जूल्स, इसकी यूनिट जूल्स लिखना भी पाप है. अरे सर क्या बात है, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स will be Newton meter and that will be joule only. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पाप है. टॉर्क की यूनिट लिखना जूल्स पाप है. फिजिक्स में डंडे पड़ जाते हैं. टॉर्क की यूनिट लिखना है न्यूटन मीटर. सर क्या बातें हो रही हैं, हमें तो कुछ समझ में ना आ रहा है. बात तो एक ही है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल. पढ़ा रखा है आपने, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन समय बदल गया है बेटा. वो ट्रेलर था, सच्चाई कुछ भी हो सकती है. जो ये बताया गया था ट्रेलर में, क्या पिक्चर तो कुछ अलग ही लग रही है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. कई लोग को बड़ा मजा आया, सारा ट्रेलर तो बड़ा जबरदस्त था, पिक्चर भी अच्छी होगी, बार बार टीचर ऐसे ही बोलता था, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो मजा आया पढ़ के. और जब काइनेमेटिक्स पढ़ा तो आंखें ऐसी बाहर आ गई कई लोग की. तो आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. सच में आंखें बाहर आ गई. सालो तुम लोग ऐसे बोल रहे हो हैं. नो सर. सर फिर से एक्सप्लेन कर दो एग्जांपल. यस सर. मतलब इतना सिंपल फिजिक्स नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो सना ने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था, क्या फिजिक्स डिफिकल्ट है? मैंने कहा था हाँ, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है जो क्लास मिस करता है. मैंने कहा था कि नहीं कहा सना बेटा? Yes, sir. तूने कोई क्लास मिस करी है? No, sir. तेरे को कंपैरेटिवली मुश्किल लग रही है या ओके ओके लग रही है? Okay. डिफिकल्ट हल्की फुल्की लग रही है लेकिन? Yes, sir. क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस कर ले बेटा. जितनी भी असाइनमेंट कर रहा हूँ वो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है सारे क्वेश्चंस? Yes, sir. थोड़े बहुत डाउट है. थोड़े बहुत डाउट है तो डाउट क्लासेस हमने संडे रख दी फिक्स. अब से हम संडे को पहले डाउट क्लास किया करेंगे, फिर क्लास किया करेंगे. ठीक है Yes, sir. बेटा? वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम डाउट मिस कर देंगे तो पाइल अप होने लगेंगे. डाउट
संडे को सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा मैं, सारे। तो जितने भी डाउट्स हैं आपके काइनेमेटिक्स के लेके आइए, ठीक है भाई? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर भी दे सकता है? स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर भी दे सकता है, उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट। याद हो गया इतना? Yes, sir. इतना पढ़ने के बाद which is like 60-70%, we'll go to the next topic, that is projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन का सीसीपी मैं तब लिखवाऊंगा जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करूंगा, ठीक है बेटा? यस सर। इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इससे ज्यादा स्टार तो मैंने लगवाया नहीं कभी भी, ठीक है भाई? चलो अब शुरू करते हैं कहानी। आपके पास अवेलेबल है। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कई बार क्या होता है, मैं भटक जाता हूँ। भटक मतलब भावनाओं में बह गया और कुछ अलग ही पढ़ा दिया जो सीसीपी में नहीं है। तो सीसीपी में जो है वो मुझे बताते रहा करो, सर ये हो गया, अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, ठीक है भाई? Yes, sir. सर प्रोजेक्टाइल Definition. मोशन वेक्टर्स का ही पार्ट है। क्या बोला बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन वेक्टर्स का ही पार्ट है। प्रोजेक्टाइल मोशन वेक्टर्स का पास नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए वेक्टर्स आना जरूरी है। तो पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन वो तो एक लाइन है, और वेक्टर कितना लंबा चैप्टर है। तो सर सीपीपी में दूसरा पॉइंट हुआ ना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने अलग कर दिया ना, मैंने बोला ना कि जिसको पढ़ाऊंगा तो अलग से पढ़ाऊंगा। सीसीपी ठीक है मतलब दिस विल मैंने बोला ना इस पार्ट के बाद, इसको पढ़ाने के बाद ले बढ़िया, ठीक है? इसको पढ़ाने के बाद ये शुरू करूंगा, तब इसका सीसीपी अलग लिखवाऊंगा। ओके, ठीक है? इज राइट? ठीक है सर। इट इज नॉट दी पार्ट ऑफ वेक्टर्स, रादर प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है वेक्टर। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए वेक्टर पढ़ना पड़ रहा है भाई, ठीक है भाई? Yes, sir. डेफिनेशंस। सर इंटीजर वेक्टर्स का ही पार्ट हुए। सर इंटीजर जो होते हैं प्लस माइनस ये वेक्टर के अंदर ही आते हैं। नहीं, इंटीजर बेटा प्लस माइनस तो बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस है ना, मैथमेटिक्स के बेसिक्स है बेटा। और वेक्टर्स एक कहते हैं ना, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दी मैथमेटिक्स है, वेरी स्मॉल पार्ट। एवरेज वेलोसिटी किस टॉपिक का पार्ट है? अबे करा दिया मैंने जिया। एवरेज वेलोसिटी इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, हमने ऑलरेडी सबसे पहले ही पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कराया नहीं मैंने? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, याद करो। यस सर। हाँ, जिया को 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई जिया बेटा परेशान नहीं हो, तेरे 2 क्वेश्चन है ना जो तुझे आए नहीं थे टेस्ट में, वो तुम उससे क्लास के एंड में पूछेगी, ठीक है? एंड रिलेटिव वेलोसिटी, यस, रिलेटिव वेलोसिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, बट इट शुड बी टॉट ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर पढ़ाने के बाद मैं रिलेटिव वेलोसिटी पे वापस आऊंगा। सर सीसीपी खत्म हो गया। हाँ, और कितना? बस नहीं, अबे इतना ही तो होगा सीसीपी, और कितना लिखोगे? आंखें बाहर हो जाएंगी, ये सब पढ़ना है। नहीं सर, मतलब इस चैप्टर में सिर्फ वेक्टर्स ही हैं। इस चैप्टर में वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का अलग से अध्याय होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। अभी केवल वेक्टर वेक्टर, ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी तो हमारे एग्जाम में आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारे एग्जाम में? अच्छा, कब है एग्जाम? सर परसों नहीं सर, परसों के एक दिन बाद, फ्राइडे को। फ्राइडे को रिलेटिव वेलोसिटी एग्जाम में आ रहा है? अच्छा भैया, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D आ रहा होगा केवल, हैं? Yes, sir. यस सर। तो 7:45 तक मैं नॉर्मल पढ़ाऊंगा। 7:45 से 8 बजे तक मैं आपको पढ़ा दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो जिया तू ही रिमाइंड करेगी मेरे को कि सर 7:45 हो गए, हमें रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक्स पढ़ना है, ये कोई भी क्वेश्चन कर पाए, ठीक है बेटा? यस सर। यस बेटा। सर कल हमारा टेस्ट है, कल से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज की क्लास आप थोड़ी छोटी रख सकते हैं? वंशिका बहुत मार खाई। कौन टेस्ट है सर? कल? सर इंग्लिश। ले, बहुत पढ़ रही तू इंग्लिश, पढ़ रही है इंग्लिश पक्की बात? अच्छा ठीक है। हाँ तो सर। बेटा परसों तो फिजिक्स का पेपर है ना? नहीं सर, यस सर। है सर 16 को है। परसों नहीं है ना? Yes, परसों sir. क्लास से Yes, बाद है? sir. यस सर। तो परसों ही क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी परसों ही क्लास में समझा दूंगा, चलेगा? यस सर। ठीक है, ओके, परेशान मत हो। आगे बात करते हैं, लिखिए वेक्टर्स डेफिनेशंस। अब पहले सुनो, डेफिनेशन से पहले वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए क्या क्या चाहिए?
मैग्नीट्यूड, Magnitude, डायरेक्शन Magnitude, direction, vectors law of addition. and vector law. and must follow vector's law of addition. तो लिखेंगे बेटा, any physical quantity has two things. कौन कौन से? क्या उसे हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? Any physical quantity, any PQ physical quantity requires N and U. What is Yes, N? sir. N is magnitude, and what is U? Unit. To completely define the magnitude of the PQ, to completely define the magnitude of PQ, मतलब अगर मैं लिखूं 2 और कुछ ना बोलूं दो आलू, मम्मी बोले 2 किलो आलू लेके आओ, 2 kg आलू लेके आना है शॉप पे, और तुम पहुंचे बोले 2 दे दो भाई, तो 2 आलू पकड़ा देगा तुम। सही, सेम बात है, अलग बात है भाई। तो क्या 2 के साथ kg इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और नॉट? Yes, sir. हमने ऑलरेडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ रखा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायमेंशन दोनों रिक्वायर्ड, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों रिक्वायर्ड रहती हैं कि नहीं रहती हैं? Yes, sir. Yes, sir. However, there are some specific PQs. Next point लिखना है. However, there are some specific PQs. PQs का मतलब physical quantities. There are some specific PQs which require direction, as a very important input, for example force. ध्यान से सुनना फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में एक छोटी सी कहानी है। एक है राम और एक है श्याम, ठीक है जी। ये बहुत दिखाई देंगे वेक्टर में, ये राम और श्याम मस्त दिखाई देंगे, ठीक है जी। Yes, sir. राम भैया बोलते हैं हमारे पास 10 न्यूटन की फोर्स लगाने की औकात है, श्याम भैया बोलते हैं हमारे पास भी 10 न्यूटन लगाने की औकात है। That is the maximum force they can apply. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों भाई साहब अभी आज की क्लास के लिए दोनों मजदूर हैं। कभी ये मजदूर होंगे, कभी ये फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, कभी ये डॉक्टर होंगे, कभी कुछ और होंगे, लेकिन होंगे यही राम एंड श्याम, ठीक है भाई। Yes, sir. राम बोलता है मेरे पास 10 न्यूटन की ताकत है, श्याम बोलता है मेरे पास भी 10 न्यूटन की ताकत लगाने की औकात है। हमने कहा ठीक है, दोनों को लेकर के आए घर में, और भाई साहब एक डब्बा रखा हुआ था, इनको बोला भाई साहब एक डब्बे में फोर्स लगाओ। तो राम एंड श्याम अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, मतलब ऐसे खड़े होकर के इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो नेट फोर्स कितनी मिलेगी? 20 न्यूटन। ये हमारा केस 1 है। क्या सारे केस में ऐसा ही होगा? No, sir. अगर केस नंबर 2 कर दिया जाए, राम और श्याम में लड़ाई हो जाए और राम बोले भाई साहब मैं तो इधर से फोर्स लगाऊंगा, और श्याम बोले साला मैं तो इधर से फोर्स लगाऊंगा, तो कितनी नेट फोर्स कितनी होगी? 0. तो इस केस में एफ नेट 20, हाँ या ना? Yes, sir. केस नंबर 3, राम भैया में और श्याम भैया की कहानी थी। राम भैया बन गए स्पाइडरमैन। कौन बन गए? Spider-Man. उड़ा दिए इसको। तो स्पाइडरमैन बनने के बाद राम भैया ने बोला देखो भाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ चिपक जाएंगे, दीवार में चिपक गए। ये दीवार है, ठीक है, यहाँ पर राम भैया चिपक गए और इन्होंने जाला फेंका। जाला जानते हो ना, होता है ना? Yes, sir. इन्होंने फेंका इस डायरेक्शन में जाला। बोलो यार। Yes, sir. और भैया श्याम भैया ने बोला हम तो भैया इंसान ही हैं, हमने धक्का लगाया इस डायरेक्शन में। ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन। क्या लगता है अभी भी 0 फोर्स होगी या अलग होगी? 20 न्यूटन। अलग होगी। 20. पहली बात तो 20 तो हो ही नहीं सकती, दोनों सेम डायरेक्शन में। क्या मेरे बच्चे? सर 10 plus tan theta. मेरी बात सुन, ये एंगल भी दे देता हूँ, थीटा है,
वो छोड़ दे कि क्या होगी, क्या वो 0 होगी? No, sir. नो सर। नो नो सर। सर, नो सर, क्या 0 और 20 के बीच में कुछ होगी? Yes, Yes, sir. यस सर। यस सर, नहीं, और ये अगर ये एंगल भाई साहब राम भैया, अब तो स्पाइडरमैन है, जहां मर्जी वहां चिपके, ये कभी थीटा बराबर 30 डिग्री पर, कभी थीटा बराबर 60 डिग्री पर, कभी थीटा बराबर 90 डिग्री पर, क्या हमेशा इन दोनों फोर्सेस का आंसर, नेट फोर्स का आंसर हर बार एंगल की वजह से अलग आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। आएगा। तो फोर्स ने बोला यस यार, सर, फोर्स ने बोला यार, ना केवल मैग्नीट्यूड, ना केवल मैग्नीट्यूड, क्या डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल डिफाइनिंग मैग्नीट्यूड फोर्सेस? यस सर, क्या डायरेक्शन एक इंटीग्रल पार्ट है? मैं बोलूं 5 न्यूटन की फोर्स लगा भाई, तो 5 न्यूटन की फोर्स लगाना का जो स्टेटमेंट बोला गया वो गलत स्टेटमेंट है। तुझे बताना पड़ेगा 5 न्यूटन की फोर्स तू नॉर्थ में लगा, तू साउथ में लगा, तू वेस्ट में लगा, तू ईस्ट में लगा, क्या वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस सर, यस सर, डायरेक्शन लगा के लिखेंगे, क्या लिखा है मैंने पहले, क्या लिखा है? सर एग्जाम्पल में फोर्स लिखा दिया बस आपने। एग्जाम्पल में force लिखा दिया। एग्जाम्पल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल फोर्स रिक्वायर्स direction as a very important input. Force requires direction as a very important input. You can the same is elaborated below. The same is elaborated below. The same is elaborated below का मतलब है नीचे ये 3 एग्जाम्पल दिखा दोगे तो बंदे को समझ में आ जाएगा कि क्या फोर्स के साथ डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोलो। यस सर, कुछ भी भाई साहब, दोनों सेम डायरेक्शन में तो 20, अपोजिट डायरेक्शन में तो 0, किसी और एंगल पर तो कुछ भी हो सकती है, बट क्या 20 से ज्यादा हो सकती है? नो सर, क्या 0 से कम हो सकती है? नो सर, भाई साहब इसके केस में जो भी एफ नेट आएगा, क्या वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम फोर्स होगा और लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स होगा? मैक्सिमम आती है जब एंगल 0 डिग्री होता है और मिनिमम आती है जब एंगल 180 डिग्री होता है। तुम नोटिस करो, क्या इस केस में इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री है? राम ने लगाई श्याम के साथ फोर्स, पैरेलल फोर्स, एंगल कितना बच्चे? 0 डिग्री। राम ने लगाई इधर और श्याम ने लगाई इधर, इनके बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। 180, और बाकी सारे केसेस में जो भी एंगल होगा 0 और 180 के बीच में होगा, और फोर्स का वैल्यू भी हमेशा उन दोनों के बीच में आएगी। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। इसके बारे में हम डिटेल में और बात जरूर करेंगे, ये तो केवल एक एग्जांपल है। समझ आ गया है? यस सर, थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा नहीं चाहिए बेटा हाँ बताऊंगा, चिंता क्यों कर रही है तू? 180 ज्यादा कभी नहीं होगी। आई विल एक्सप्लेन दी देख सीपीपी में लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लिखा हुआ है क्या? यस सर। तो यानी कि एंगल की पूरी कहानी है बेटा, इतना आसान, इतनी मजेदार कहानी है, परेशान मत हो, ठीक है? सर हम रेडियंस पे तो ले सकते हैं फिर। एंगल रेडियन, ठीक है, एंगल तो रेडियन में ही होता है, डिग्री तो हम छोटे बच्चे लिखते हैं, और हमें कन्वर्जन आता है एंगल और डिग्री का, आता है ना? यहाँ पर मैं 0 डिग्री लिखूं 360 डिग्री लिखूं, एक ही बात है। फिर से बोल बेटा, 0 डिग्री लिखूं या 360 डिग्री लिखूं? बात एक ही है। 0 डिग्री लिखूं या 360 डिग्री लिखूं, बात एक होती है एग्जैक्टली। बट 10 डिग्री लिखूं और 350 डिग्री लिखूं, क्या वहां पर भी बात एक ही होती है? No, sir. नो सर, वहां पर खेल थोड़ा अलग है, अभी देखते हैं। यहां पर हम एक चीज लिखेंगे, यहां पर एक स्टार स्टार लगाएंगे। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट if a physical quantity has a predefined direction, if a physical quantity has a predefined direction, it is not considered to be a vector quantity. It is not considered to be a vector quantity. It is not considered to be a vector quantity. Example.
पहला एग्जांपल है आपका करंट। क्या आपको मैं एक सर्किट बना के दूं, ये बैटरी और साथ में ये एक रेजिस्टेंस, मैं आपसे पूछूं करंट की डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो आप बता पाओगे शायद। ये रेजिस्टेंस है आर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज? क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि करंट पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव तरफ जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? यस सर। यस सर। क्या ये डायरेक्शन प्री डिफाइंड है एंड विल नेवर चेंज? यस सर। इसलिए इसको वेक्टर नहीं बोलते, इसीलिए इसको वेक्टर नहीं बोलते। थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट तो बोलते हैं। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया होती है। अगर ये एरिया है तो प्रेशर हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर लगता है। मान लो एक बैलून के अंदर एयर भर दो तो जो प्रेशर लगाती है वो हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर ही लगाती है। ये बात पता है ना? यस सर। यस सर। तो इसलिए इवन प्रेशर इज नॉट अ स्केलर, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और आपने पढ़ा है स्ट्रेस, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इवन स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पर हम ये बड़ा बड़ा लिख लेंगे, फॉर क्लास 11 and 12 the above quantities above PQs are called scalar। वेक्टर नहीं है तो क्या नाम दिया गया? स्केलर। Scalar। However, in reality, these are known as क्या कहलाती है बेटा ये? These are known as भाई साहब टेंसर भी इतना आसान नहीं है। टेंसर रैंक होती है टेंसर की। टेंसर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। बाप रे बाप क्या बोल रहे हो सर। जैसे कि स्ट्रेस इज अ रैंक 2 टेंसर, करंट एंड प्रेशर आर रैंक 1 टेंसर। अब साला टेंसर की भी कहानी है, लंबी चौड़ी कहानी है, हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है जी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई ये हैं टेंसर, इनको कहला रहे हैं स्केलर क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो आगे बढ़ जाऊं। यस सर। यस सर। आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फॉर अ PQ to be called a vector quantity, for a PQ to be called a vector quantity, मतलब वेक्टर PQs जो होते हैं, वेक्टर PQs रिक्वायर क्या क्या रिक्वायर्ड है? पहला मैग्नीट्यूड, भाई साहब जरूरी है। दूसरा डायरेक्शन, बहुत जरूरी है। लेकिन हम समझ चुके हैं स्केलर मतलब करंट हो गया, स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, इनके पास भी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, बट दे आर नॉट स्केलर क्वांटिटी, दे आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज। यानी वेक्टर डिफाइन करने के लिए दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या हमें याद रह पाएगा ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। एडिशन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर स्केलर क्वांटिटी स्केलर है तो वो भैया केवल और केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। बट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए एंड वेक्टर लॉ चाहिए भाई साहब। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं प्रूव नहीं फॉलो करेगा, भगा साले वो स्केलर नहीं, वेक्टर नहीं है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्या मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को वेक्टर की कहानी हल्की फुल्की समझ में आ रही है? तो हम आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर सिर्फ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पूरा होना चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल भी? नो, ओनली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है वो मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो करता ही करता है, ठीक है? ओके सर। तो बेटा इसीलिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ रिगार्डिंग वेक्टर्स। क्या आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नेक्स्ट सब हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा? तो इसमें हम बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे।
एक्सक्यूज मी सर, यस ये सब डिफरेंशिएशन, है बेटा, ये सब डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन थी अब तक, डेफिनेशन। जितना भी पढ़ाया दोस वर डिफाइनिंग वेक्टर्स, तो हमने डिफाइन तो कर लिया वेक्टर को। ठीक है सर। डिफाइन हमने पूरा टोटलिटी में कर लिया, वेक्टर क्या होना चाहिए, क्या 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 नहीं होना चाहिए, स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, हमने सब पढ़ लिया। ठीक है बेटा, अब हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं भाई? अब तू हर बार थोड़ा ना बोलेगा ए वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, मतलब नहीं बनता ना। इसीलिए देयर आर लाइक नोटेशंस हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। क्या है बच्चे? नोटेशंस हैं, उन्हीं को हम रिप्रेजेंटेशन में हेड में पढ़ेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए पहला पॉइंट, इफ force is vector, force F is a vector, it is represented by force के ऊपर या तो एरो लगा दोगे, ठीक है, पहला रिप्रेजेंटेशन है, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। क्या दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है, फोर्स को तुम बोल्ड और कैपिटल में लिखोगे, फोर्स को बोल्ड एंड कैपिटल में लिखोगे, कैपिटल में, ठीक है जी। यस सर। तुम्हें क्या लगता है विच इज मोर इजियर टू डू व्हाइल टीचिंग? हर बार साला मैं उसको मोटा करूं तो मतलब नहीं बनता, लेकिन कुछ किताबें वहां पर उसे बोल्ड एंड कैपिटल में लिखती हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो क्या बोलना चाहती हैं। ये कौन है? वेक्टर। ये तो हो गया सिंपल टेक्स्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट ग्राफिकली वेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये तो हो गया टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन कौन सा है बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा? ग्राफिकल। एक मिनट यार, लैपटॉप बंद होने वाला है, एक सेकेंड। बैटरी चार्जर कहाँ है? चार्जर कहाँ है? एक सेकेंड। एक सेकेंड बेटा, बेटा इसको लगा दे चार्जर वहां पर, लगा दे, बाकी मैं कर लूंगा। ठंड लग रही है तो एसी बंद कर देना, मैं ऑन कर दे। हाँ भाई, ग्राफिकल की बात कर रहे थे हम, कर रहे थे। यस सर। ग्राफिकल कैसा होता है? ध्यान सुन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा जबरदस्त, बड़ा सिंपल, बड़ा जानदार। कोई भी वेक्टर कहीं दिखाई देगा तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कैसे दिखाई देगा बेटा? एरो, वेयर दिस इज द लोकेशन ऑफ इनिशियल लोकेशन एंड हेड डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। कोई रॉकेट साइंस? नो सर। इनिशियल लोकेशन भी हो सकता है, कई बार रेफरेंस लोकेशन भी इसे कहा जाता है। हेड बताता है कि भाई वो उधर जाना है, वेक्टर की डायरेक्शन वो उधर है, ठीक है भाई। एंड सर, एंड ये जो लेंथ होती है वो डिफाइन करती है मैग्नीट्यूड। क्या डिफाइन करती है? मैग्नीट्यूड। मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल ऑलवेज बी एन एरो? एरो होगा। एरो के 3 पार्ट्स होते हैं, ध्यान देना। पहला उसका एक टेल, दूसरा उसका एक हेड, एंड देन वी हैव लेंथ ऑफ द एरो। फंडा क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ध्यान सुनना बेटा, नॉर्मली इस टेल पे डॉट नहीं बनाते, यहां पर ऐसे क्रॉस बनाते हैं, ऐसे, समझ रहे हैं? यहां पर ऐसे क्रॉस पूरा बनाने का मतलब नहीं है, केवल सिंपली हम 2 लाइनें बना देंगे, इसका मतलब है क्रॉस बना हुआ है। कभी आजकल महाभारत देखी हो तो ऐसे क्रॉस बने होते हैं उसमें, एरोज वगैरह में, आजकल देखा कभी? यस सर। यस सर। हम तो एक ही बनाएंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ आ गया?
Yes, सर sir. Yes, sir. तो आपने यहां लिख लिया हेड डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, आपने यहां लिख लिया द लेंथ ऑफ द एरो, आपने यहां लिख लिया द लेंथ ऑफ द एरो, the length of the arrow indicates, the length of the arrow indicates the magnitude, indicates the magnitude of the vector. जो मैं बना रहा हूं साथ साथ बना लेंगे, ठीक है। देखो कुछ लाइनें बनाने की कोशिश की, पैरेलल तो बननी सर। है। हाँ बेटा। सर जो एरो बनाया आपने ग्रीन कलर से, इसका मतलब क्या था? बेटा ग्रीन कलर से एरो नहीं बनाया, सॉरी टू से, बेटा ये बनाया इसका टेल, टेल पे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। वो हेड है और ये टेल है। क्या करता है? टेल रिप्रेजेंट क्या करता है? टेल मतलब जहां से तू मान ले मैं एक फोर्स हूं, तो मैं जहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो आप, मतलब मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं एरो ऐसे बनाता हूं, ये बनाता हूं। यस सर। यानी ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है बेटा, लेकिन यहाँ डॉट ना लगा के एक छोटा सा ये बनाया था इस टाइप का। अब वो इतना कॉम्प्लेक्स बनाने से अच्छा है केवल दो बनाओ। तुम लोगों ने क्या एरो को फोटो में कभी देखा ही नहीं है? देखा है सर। नहीं सर देखा है, लेकिन समझ नहीं आया। देखा होगा, पीछे एकदम मस्त डिजाइन बनी होती है, ऐसे 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 ही, देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। अब इतना तो हर बार बनाने में आंखें बाहर हो जाएंगी, इसलिए मैं केवल इतना बना रहा हूं। अगर कंफ्यूजन है तो आप चाहो तो यहां पर लिख लो कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, बस खुश। मैं ऐसे ही कर दूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि पीछे क्रॉस होता है, समझ में क्यों बताना चाहता हूं। देख एरो यहां जा रहा है तो तुझे दिखाई दे गया, हेड दिखाई दे गया, यहां जा रहा है तुझे दिखाई दे गया, यहां जा रहा है, मतलब आई कैन ऑलवेज मेक इट लाइक एन एरो लाइक दिस, एन एरो लाइक दिस, देन एरो लाइक दिस, एन एरो लाइक दिस। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। नो सर। तो ये एरो तुम्हारी तरफ निकल के आने लगे तो तुम कैसे दिखाओगे हेड उसका? डॉट रहेगा, तो आप दिखाते हैं ये और एक डॉट, यू आर एबल टू सी द टिप ऑफ द एरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? Yes, sir. यस सर। If I make a circle and a dot, that means the arrow is coming outwards. That means the direction of vector is towards the out of the plane. Funda clear? Yes, However, अगर मैं एरो ऐसा बना दूं, इसका मतलब है एरो कहां जा रहा है? क्या तुम्हें एरो का पीछे पार्ट दिखाई दे रहा है? क्या एरो का पीछे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है? यस सर। अगर एरो के पीछे वाले पार्ट में भी पॉइंट बना होगा तो साला ये भी पॉइंट और वो भी पॉइंट, क्या कंफ्यूजन नहीं होगा? Yes, sir. इसीलिए बेटा एरो के पीछे क्रॉस बनाना एरो के पीछे क्रॉस बनाना एक अच्छी प्रैक्टिस है। हाउएवर चैप्टर के लिए हम ये रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, नो डाउट, चलेगा। मैं भी इसको बनाऊंगा, इसको यूज करना आसान होगा, ठीक है। Yes, sir. लेकिन क्या यहां पर लिख लेना चाहिए कि टेल पर एक क्रॉस होता है? एट टेल वी हैव अ क्रॉस, लिख लो। एट द टेल ऑफ द एरो वी हैव अ क्रॉस, लिख लो। सर यस सर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर PQ व्हिच इज अ वेक्टर। yes exactly for example if I say apply a force in the north direction, हाँ ना? Yes sir. Yes, sir. apply a force in the south direction, हाँ ना? Yes sir. east west north east north west south west south east, अभी हम सब पे आएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन को लिखने का तरीका भी है, हाँ या ना? Yes sir. ये सब तो आसान है, और बाहर या अंदर बताने के लिए क्या डॉट एंड क्रॉस समझ में आना चाहिए? Yes, sir. यस सर। आपने 4 लाइनें बना ली, मान लो इन 4 लाइनों के बीच में हम एक वेक्टर बनाते हैं। पहले समझो, मैं बोलूं ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर नंबर ए, चलेगा?
और एक वेक्टर बनाऊं ये, यस सर। अगर ये इक्वल स्पेसिंग से बनाए गए मान लो वेक्टर बी, तो व्हाट इज द ratio of the magnitude between vector A and vector B? What do you think about it? Is there any information? 1 1 ratio 1:3. 1:3 है कि नहीं है? यस सर। क्या अगर मैं इस एरो को 1 सेंटीमीटर का बनाता हूं और बोलता हूं ये फोर्स 10 न्यूटन की है, कितनी है? 10 न्यूटन की है। ये लेंथ मैंने बनाई है 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया, 10 सेंटीमीटर की है, और ये लेंथ 30 सेंटीमीटर की बना दी, तो ये फोर्स कितनी होगी? 30 न्यूटन। क्या हमें एरो की लेंथ से उसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा लग जाता है? यस सर। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं ये इसकी लेंथ, इसकी अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स की लेंथ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 न्यूटन। अगर ये वेक्टर एक वेलोसिटी है तो कितनी होगी? लेंथ ओनली इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, तो वेलोसिटी कितनी? निकाल नहीं सकते हैं। सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे 10 मीटर पर सेकंड होगी भाई, भलाई क्वांटिटी अलग, फर्क क्या पड़ता है? एरो की लेंथ बराबर है कि नहीं है? यस सर। सर अगर लेंथ बहुत लंबी हो तो? होंदे पहले मेरी बात सुन। क्या एरो की लेंथ केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करती है? यस सर। 10 अब 10 न्यूटन है कि 10 मीटर पर सेकंड है कि 10 जूल्स तो नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। 10 और कोई 10 न्यूटन मीटर है, फर्क क्या पड़ता है? क्या लेंथ विल ओनली इंडिकेट मैग्नीट्यूड और बराबर है तो 10 ही होगा, बाद में वो वेलोसिटी बोल रहा हूं तो मीटर पर सेकंड, फोर्स बोल रहा हूं तो न्यूटन। फंडा क्लियर? अब किसी ने बोला भाई साहब, अभी आर्यन ने बोला सर 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का एरो बना के दिखाओ। वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना? यस सर। यस सर। मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मैं बना नहीं पाऊंगा उस लेंथ का एरो। ये बात तो मानते हो? यस सर। तो हम कुछ करेंगे थोड़े, हम बोलेंगे भाई देखो कुछ नहीं करना है, एक एरो बना देंगे और बोलेंगे ये सी है। बेटा इट इज नॉट, देख ये जो कहानी है वो जब तक स्केल पॉसिबल है ले ले। अब अगर तू इतनी हमंगस वैल्यूज के बारे में बात कर रहे तो तू मेंशन कर दे भाई इसकी लेंथ जो है वो 3 into 10 की पावर 8 है। हाँ, अगर इसकी लेंथ 3 into 10 की पावर 8 है और मैंने कहा ये मैंने बनाया है इसको आपको 10 सेंटीमीटर का, तो अगर 20 सेंटीमीटर की लेंथ बनाऊंगा तो कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका? 6 into 10 to the power 8। बात समझ आई मैग्नीट्यूड की कि नहीं? एरो की लेंथ की बात कि नहीं? एरो की लेंथ की बात समझ आई कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। फिर कुछ और हमें कहा भाई देखो ये एरो मतलब वेक्टर, एरो बना के दिखा दिया जाए मतलब वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ द हेड विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द एरो विल गिव मी द मैग्नीट्यूड। हमें समझ आ गया? इतना आगे बढ़ जाऊं? यस। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो कि हमें क्लासिकली पता होने चाहिए। लिखेंगे ध्यान से। The directions, कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं इनको? The geometrical directions are also used to indicate the direction of a vector as described below, north, south, east, west। क्या ये समझ में आ रहा है? देखा लग रहा है? देखा लग रहा है? If I say force of 10 newtons along north, तो क्या हम 10 न्यूटन की फोर्स बनाने के लिए हमें एक एरो बनाना पड़ेगा? ये मान लो इस डायरेक्शन में नॉर्थ 10 न्यूटन। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर।
ठीक है, मतलब इसकी जो स्पेसिफिक लेंथ तुम बनाओगे वो स्केल मेंटेन रखोगे। मतलब अगर मैंने आपको 10 न्यूटन की फोर्स लिखी है तो आप बोलोगे लेट से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तुम बोल सकते हो, तुम्हें बोलना पड़ेगा, ये वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बट तुम्हें बोलना पड़ेगा कि लेट से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर का एरो वेलोसिटी के लिए बनाऊंगा तो वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं? क्लैरिटी है कि नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये तो बहुत कहते हैं ना एलिमेंट्री डायरेक्शन है। क्या और भी डायरेक्शन पॉसिबल है? Yes, sir. Yes, sir. These are direction and these are called regions. ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? No, sir. बेटा कई बार आपको ऐसे भी नाम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव लाइक दिस, इफ आई हैव अ फोर्स लाइक दिस, फोर्स इज देयर, दिस फोर्स इज देयर, दिस फोर्स इज लेट्स से 5 न्यूटन की फोर्स है। कितनी फोर्स है? 5 न्यूटन की फोर्स। और ये जो एंगल है मैंने बोला 37 डिग्रीज है। तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? 5 न्यूटन की फोर्स, 5 न्यूटन की फोर्स at an angle of 37 degree east, north, south, west, south. हाँ है ना? Yes, How do sir. you read it? How do you read it? You read it like this. It is 5 newtons of force. लिखो इसको लिखने के बाद लिखो 5 newtons of force, 37 degrees north of east, 37 degrees north of east। क्या ये नाम दे पाओगे अगली बार से अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं तो? समझो, तुम्हें ईस्ट से 37 डिग्री का एंगल बता रखा है, तो आपने कहा ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो वो वेक्टर मिल जाएगा। हाँ है ना? छोटू ये क्या कर रहे हैं? सोहम क्या कर रहे हैं? हाँ 37 डिग्रीज ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यस और नो? यस सर। Yes, sir. मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, बताना जरा इसको कैसे पढ़ोगे। How would you read it? 53 degree east of south. 53 degree east of south. गलत। सर फोर्स कितने न्यूटन का है? South of east. Let's say the force is 5 newtons. How would you read it? You have to read It is 5 newtons of force 53 degree south of east. exactly. ईस्ट से रेफरेंस है तो बेटा इसका नाम हो गया 5 न्यूटन्स 53 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। एक तो ये नाम हो सकता है। क्या इसको मैं बोल सकता हूं 5 न्यूटन्स 37 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ, सॉरी ईस्ट ऑफ साउथ बोल सकता हूं क्या? 37 Yes, डिग्रीज sir. ईस्ट ऑफ साउथ, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? क्या 37 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं मेरे बच्चों? यस सर। Yes, sir. भाई एंगल तो बचपन से निकालते आ रहे हो यार। ये पूरा 90, ये 53, तो ये 37 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों नाम सही है कि नहीं सही है? Yes, sir. समझ में Yes, नहीं sir. आया? समझ में नहीं आया? Sir, आ गया. आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए नेक्स्ट सब हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग वाज नॉट देयर इन सीसीपी, बट ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्योंकि ये बहुत कुछ अलग पॉइंट नहीं बता रहा हूं, मैं समराइज करने जा रहा हूं छोटे छोटे पॉइंट्स। तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। ठीक है, 2-3-4 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट सुनो पहले ध्यान से। अगर कोई वेक्टर हो, दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, बोलो
Yes, sir. अगर इस वेक्टर को उठा करके गोल घुमा दिया जाए, कितना 2 पाई रेडियन घुमा दिया जाए और 360 डिग्री घुमा दिया जाए, बात एक ही होगी। Yes, sir. ध्यान रखना, चाहे क्लॉकवाइज घुमाया जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, लेकिन अगर 360 डिग्री घुमाया जाए तो वेक्टर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम घुमाओगे तो लेंथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम आई करेक्ट? यस सर। इनिशियल पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम आई अगेन करेक्ट? यस सर। और घुमा के 360 ले आए तो डायरेक्शन यानी हेड की डायरेक्शन वापस से वही होगी, तो वेक्टर विल नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड अक्रॉस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 360 डिग्रीज। याद हो गया? यस सर। तो लिखो ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर बाय 2 पाई रेडियंस, on rotating a vector by 2 pi radians, comma, vector does not change। आज पहली क्लास कितने लोग की है? तुम में से कई लोगों ने आज पहली बार भी ज्वाइन किया है, तो तू है, और कौन है? और भी है ऑनलाइन कि नहीं है? 4-5 लोग हैं आज, लेकिन वो पता नहीं आज सबको ऑफलाइन आना था और बारिश की वजह से आ नहीं पाया। कोई बात नहीं। मैंने कहा वेक्टर की डायरेक्शन को का की सेहत को वेक्टर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर उसको हमने क्या किया, रोटेट किया। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। दूसरा पॉइंट, अगर एक वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट यहां पर है, इफ दिस वेक्टर इज नॉट फिक्स्ड, नॉर्मली वेक्टर्स को फिक्स नहीं रखते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये फिक्स पॉइंट है, इट कैन ऑलवेज बी मूव्ड। तो अगर वेक्टर को आप पैरेलली मूव करते हैं, मतलब आपने ये वेक्टर उठाया, आपने किया इसको कॉपी, लेट्स से मैं कॉपी करता हूं इसको, कॉपी किया, मैं इसको ऐसे लेके आया, क्या मैंने पैरेलल मूव किया है कि नहीं किया है? Yes, sir. Yes, sir. क्या अभी पैरेलल मूव किया है? Yes, sir. Yes, sir. क्या हर केस में पैरेलल है कि नहीं है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जब तक मैं इसको लेकर के घुमाने ना लगूं, एक मिनट, अगर मैं इसको पकड़ूं और बोलूं इधर आ भाई और घूम जा, अब क्या सेम बात है, अलग बात हो गई? अलग। तो व्हाट डू आई मीन कि अगर वेक्टर को शिफ्ट किया जाए पैरेलल टू इटसेल्फ, देयर इज नो चेंज इन द वेक्टर। अगेन लिखिए अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड parallel to itself without any change in it. Vector can be shifted parallel to itself, ठीक है भाई, without any change in it। हाँ या ना? यस सर। अगला नेक्स्ट हेडिंग क्या थी? नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर थी क्या? हाँ, हमने कहा नहीं, पहले एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी करानी। अभी तो यही बात हुई थी कि मतलब कल परसों कराऊंगा, प्रैक्टिस कब करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं सही बोल रहा है, मैं रिलेटिव वेलोसिटी का आता हूँ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स को हम कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है? परसों तो नहीं करेंगे, मुझे समझ में आ गया, परसों तो हम यही रिवीजन दो चैप्टर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है भाई? यस सर। चलो हेडिंग डालो रिलेटिव वेलोसिटी। अब कोशिश करो कि कहीं और ऐसा हेडिंग डालना कि ऊपर लिख देना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और लिखना रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। किसमें? हम केवल 1D पढ़ रहे हैं सर ये कितना बड़ा टॉपिक होगा? 10 मिनट मैक्सिमम। नहीं सर, वैसे पेजेस में ये कौन सा टॉपिक बेटा? ये रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यार, क्वेश्चन तो मैं कम से कम 10 कराऊंगा, 5-10 कराऊंगा, तो 10 पन्ने मान के चल, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D के बारे में बात करूंगा, इसका डेफिनेशन वगैरह हम जरूर बात करेंगे, लेकिन हम समझ लेंगे अभी तो। डेफिनेशन तो आप अपनी किताब से ही पढ़ सकते हैं, आपको तरीका आना चाहिए एग्जैक्टली है क्या कहानी, ठीक है भाई? ध्यान से सुनना। रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो लेट्स से देयर इज अ बॉडी A हैविंग वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से VA। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर।
जब हम 1D पढ़ते हैं तो ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगाते हैं, ये बताओ। जब हम 1D पढ़ते हैं तो ऊपर वेक्टर नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? डायरेक्शन वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। प्री डिफाइंड डायरेक्शन है इसलिए VA लिख दूं चलेगा। यस सर। और एक बॉडी VA है और एक बॉडी VB है बेटा, अब ध्यान सुनना। एक बॉडी के A है उसकी वेलोसिटी VA है, एक बॉडी VB है उसकी वेलोसिटी VB है। अगर आपने कभी देखा हो कुछ पागल होते हैं जो स्कूटी चलाते हैं रोड पे और अगल बगल टहलते टहलते बात करते हुए चलते हैं, कभी देखा है ऐसे लोगों को? यस सर। यस सर। बेसिकली उनकी वो आराम से बात कर सकते हैं। चलो वो पागलों छोड़ दो, अगर तुम कार के अंदर ही बैठ जाओ और सबकी वेलोसिटी मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है, कार मूव कर रही है, लेकिन क्या तुम्हें पता चलता है बात करते समय कि तुम्हारी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है? नो सर। That means मैं एक काम करता हूँ, इसको एक सेकेंड है, इसको स्टॉप